Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. Today we discuss the n for axis. हमने सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तो उसमें से सबसे पहला है n fold axis of rotations or proper rotation axis. Proper rotation axis. It is represented by Cn. So what is n-fold axis of rotations? When a molecule is rotated, when an object or molecule is rotated through 360 degree, जब मॉलिक्यूल को 360 से रोटेट करते हैं और इस रोटेशन के दौरान when an object or molecule is rotated through 360 degree and it gives n number of indistinguishable configurations, then the object or molecule is said to possess or contain n-fold axis of rotations or rotations. आसान अल्फाज में, जब हम किसी मॉलिक्यूल को 360 से रोटेट करते हैं, 360 से रोटेशन का क्या मतलब होगा कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उधर वापस आ जाते हैं। जहाँ से स्टार्ट किया था इस तरह इसको रोटेट करते हैं और वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मॉलिक्यूल को 360 से रोटेट करते हैं और इस रोटेशन के दौरान अगर इन नंबर ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन बन जाते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में या इस मॉलिक्यूल में n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है। if two configurations are formed, if two configurations, indistinguishable configurations, are formed, then it is said to possess two-fold axis of rotations. Two-fold axis of rotations. इस ऑब्जेक्ट में फिर two-fold axis of rotation C2 है। इसी तरह अगर 3 configuration बनते हैं, 3 configuration भी indistinguishable हो, then the object or the molecule is said to possess three-fold axis of rotations. That is C3 and so on. इस तरह 4 के लिए 4-fold axis of rotations C4. अब किसी ऑब्जेक्ट या किसी मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकते हैं। एक भी पॉसिबल है अगर लेस सिमेट्रिकल है, अगर ज़्यादा सिमेट्रिकल है तो उसमें ज़्यादा होंगे। An object or molecule can have one or more, यानी ज़रूरी नहीं है, एक भी किसी में भी नहीं होगा। can have many, yeah, 1, 2 or 3 up to many n-fold axis of rotations. किसी ऑब्जेक्ट में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये n-fold यानी इसमें किसी ऑब्जेक्ट में C2 और C3, C4 ये सारे हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट या किसी मॉलिक्यूल में सेम n-fold axis of rotation एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। Similarly, an object
or molecule can have different n-fold axis of rotations, यानी उसमें C2 भी है, C3 भी है और C4 भी है। या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 2 C2 है, 3 C3 है और 1 C4 है, यानी डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबल। जितने ज़्यादा होंगे, हायर इज़ द नंबर of Cn, more symmetrical molecule is more symmetrical। जितने n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी मॉलिक्यूल में ज़्यादा होंगे उतना ही वो मॉलिक्यूल्स मोर सिमेट्रिकल होगा। फॉर एग्जांपल, दो ऑब्जेक्ट है, जिसमें एक में से 2 C2 है, दूसरे में 3 C2 है, तो जो जिसमें 3 है वो मोर सिमेट्रिकल है। अब अगर ये कंडीशन है कि डिफरेंट Cn हो किसी ऑब्जेक्ट में, तो इस केस में जिनकी डिग्री ऑफ रोटेशन, दिस n इज डिग्री ऑफ रोटेशंस, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिग्री ऑफ रोटेशन हायर होगा, n-fold axis of rotations with a higher degree, that is called principal axis। किसी एक ही मॉलिक्यूल में ये C2 है, C3 भी है और C4 भी है, तो इसमें हायर डिग्री C4 है, तो दिस C4 इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, और बाकी जो 2 या 3 जितने भी होंगे वो नॉर्मल एक्सिस होंगे। तो n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जब हम किसी मॉलिक्यूल्स को रोटेट करते हैं 360 डिग्री से, और इस 360 डिग्री के रोटेशन के दौरान n नंबर ऑफ कन्फिगुरेशन बन जाते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में या इस मॉलिक्यूल में n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब अगर 2 कन्फिगुरेशन बनते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि इसमें 2-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर इसमें 3 कन्फिगुरेशन बनते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि इसमें 3-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंड सो ऑन। तो अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद डिफरेंट एग्जांपल्स। मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो मॉलिक्यूल्स भी फिर उनमें से सिंपल लेते हैं, सिंपल यानी प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मॉलिक्यूल से हम पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्लेनर मॉलिक्यूल में सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल अगर हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, H2O, कि ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम रोटेट करते हैं, अगर 360 से रोटेट करते हैं और इसमें कोई कन्फिगुरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन बन जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि इसमें n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है। पहले हम इसको इस हाइड्रोजन नंबर 1, यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर 1 है, इसको हाइड्रोजन नंबर 1 से इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं और इसको इस तरह रोटेट करना शुरू करते हैं ऐसे। तो अब इसको देखना है कि इसमें इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन बनेंगे या नहीं बनेंगे। इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन कौन से होंगे? अब इस केस में, ओरिजिनल केस में, दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो ऐसा कन्फिगुरेशन जिसमें दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ जाए वो इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन होगा। इस तरह इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देता हूँ मैं। अब ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन ये तो इसमें 360 तक रोटेट किया है और कोई भी इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन नहीं बन जाता है। इस तरह ऐसे रोटेट कर लेते हैं, वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कन्फिगुरेशन जिस तरह ये है, यानी दोनों हाइड्रोजन नीचे हैं, ऐसा कन्फिगुरेशन 360 के रोटेशन के दौरान इसमें से नहीं बन रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड के पैरेलल एक्सिस के साथ हम इसको रोटेट करते हैं, तो देयर इज़ नो इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन। इसी तरह हाइड्रोजन नंबर 2 से इसको पकड़ लेते हैं और ऐसे रोटेट करना शुरू करते हैं, तो कोई इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन इसमें से नहीं बन रहा है। क्या मतलब कि जब इसको हम रोटेट करते हैं थ्रू हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो इस केस में कोई कन्फिगुरेशन पॉसिबल नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन नहीं बन रही, वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। अब अगर यहाँ से हम पकड़ लेते हैं और रोटेट करना शुरू कर देते हैं, ये यानी 360 से रोटेट करना है, इसको वापस इधर ही लाना है, ऐसे रोटेट कर दिया है, एक कन्फिगुरेशन ये वही है, यानी दोनों हाइड्रोजन राइट और लेफ्ट नीचे की तरफ है, और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो कितने कन्फिगुरेशन बन जाते हैं?
यानी यहाँ से रोटेट कर लेते हैं ये एक और वापस अपनी जगह पर। टू इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन बन जाते हैं जब हम इस ऑब्जेक्ट को, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस। ये हाइड्रोजन नंबर 1 है, ये हाइड्रोजन नंबर 2 है, और इस एक्सिस से इसको हम रोटेट करते हैं। कौन सा एक्सिस? एक्सिस बाइसेक्टिंग द हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल। एक्सिस थ्रू द सेंटर थ्रू ऑक्सीजन atom and bisecting the hydrogen oxygen hydrogen bond angle। दो कन्फिगुरेशन बन जाते हैं। तो जब दो कन्फिगुरेशन बनते हैं इस केस में, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशंस, यानी एंगल ऑफ रोटेशंस विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्फिगुरेशंस। तो दो कन्फिगुरेशंस, सो 360 डिवाइडेड बाई 2 180, यानी 180 से इसको हमने रोटेट करना है। ऐसा है, इसको 180 से रोटेट करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोजन नंबर 1 इस साइड पर, हाइड्रोजन नंबर 2 दूसरी साइड पर। 180 डिग्री से रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो फिर क्या होगा? ये हाइड्रोजन नंबर 2 इस साइड पर और हाइड्रोजन नंबर 1 दूसरी साइड पर। अब इसको अगर फिर रोटेट करते हैं 180 से, यानी वापस अपनी जगह पर तो आना है, 360 से रोटेट करना है ना। तो वापस जब अपनी जगह पर आ जाएंगे तो फिर ये 1 वापस इधर और 2, तो ये हमारे पास दो कन्फिगुरेशन बन गए। अभी ये लगते तो 3 है, 1 2 3, लेकिन ये और ये दोनों सेम है ना, तो 2 कन्फिगुरेशंस। So we say that water molecule possess two-fold axis of rotations. H2O possesses two-fold axis of rotations. That is C2. और वो कहाँ पर है? In the plane of the molecule. अब ये planar molecule है ना, plane, यानी planar का क्या मतलब कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये इसी बोर्ड में पड़े हुए हैं और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इसी प्लेन में है। सो दिस पोजेस टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशंस C2, और कहाँ पर है? इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। इसी तरह परपेंडिकुलर द प्लेन अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये भी नहीं बन जाते हैं। यहाँ से इस मार्कर के पैरेलल परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे रोटेट करते हैं तो कोई कन्फिगुरेशन पॉसिबल है? तो इस एक्सिस में भी कोई कन्फिगुरेशन पॉसिबल नहीं है। सो वाटर मॉलिक्यूल पोजेस ओनली 1 2-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन 1C2, और वो कहाँ पर है? इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, और इन द प्लेन भी फिर थ्रू द ऑक्सीजन एंड बाइसेक्टिंग द हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। प्लेनर मॉलिक्यूल एक और ले लेते हैं, BF3। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें देख लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। प्लेनर मॉलिक्यूल है कि ये चारों एटम्स इसी बोर्ड के प्लेन में है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब इसको अगर हम रोटेट करते हैं 360 से, इसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं तो कितने कन्फिगुरेशन बनेंगे? यानी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग है, इसको वापस इधर ही आना है। इस तरह रोटेट करना शुरू कर लेते हैं, वापस आ जाएगा। तो कितने बन गए हैं? ये 1, ये 2 और ये 3, 3 कन्फिगुरेशन बन जाते हैं। अगर हम इसको एक एक्सिस से रोटेट करते हैं, वो एक्सिस कहाँ पर है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, यानी इस मार्कर के डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। थ्रू दिस एक्सिस अगर हम इसको इस तरह रोटेट करते हैं तो 3 कन्फिगुरेशन बन जाते हैं। तो 3 कन्फिगुरेशन जब बन जाते हैं तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? एंगल ऑफ रोटेशन
360 डिवाइडेड बाई 3 120। अच्छा, इसको 120 से रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज ऐसे। तो 120 से जब रोटेट करेंगे तो F1 F2 की जगह पर, F2 F3 पर और F3 F1 पर, तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन बन जाएंगे। ये हो जाएगा F1 यहाँ पर, F2 और F3। तो ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल का क्या मतलब, यानी अगर हम इससे ये 1 2 3 हटा दें तो हम इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों सेम नज़र आएंगे। लेकिन सेम तो नहीं है, क्योंकि पहले ये फ्लोरीन यहाँ पर है, अब ये फ्लोरीन यहाँ पर हो गया है, तो ये तो डिफरेंट है। लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनडिस्टिंग्विशेबल है। इसी तरह इसको 120 से फिर रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, तो फिर क्या होगा, ये 1 फिर यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। बी कहाँ पर, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। और फिर 120 से तो फिर ये इनिशियल वापस यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1 यहाँ पर ऊपर और 2 ये, तो 3 कन्फिगरेशन बन जाते हैं। सो वी से दैट दिस BF3 possess 3-fold axis of rotations. BF3 it possesses 3-fold axis of rotations। और कहाँ पर है, परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर, ये सिंबल यूज करते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू B एटम। अब अगर हम इसको, यानी 1C3 है इसमें, और ये C3 कहाँ पर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। इस तरह हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इस मार्कर के इर्द गिर्द इस मॉलिक्यूल को हमने रोटेट करना है। जब 360 से रोटेट करेंगे तो इसमें 3 कन्फिगरेशन बनेंगे। तो देयरफॉर ऐसा अगर हम ले सकते हैं, ये देखिए 2, ये एक ऊपर की तरफ है ना, तो ये 1, ये 2 और ये 3 कन्फिगरेशन बन जाते हैं। जब हम इसको एक एक्सिस के साथ रोटेट करते हैं, वो एक्सिस कहाँ पर है, वो इस रॉड के पर, यानी ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रॉड वाला। और ये कहाँ, कैसे हम लोकेट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू द सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो दिस इज C3, ये रॉड C3 है। अब अगर हम इसको प्लेन में भी हम रोटेट कर सकते हैं, और ये है B, F, F एंड F, ये F1, F2 और F3। अब यहाँ से देख लेते हैं प्लेन में, देखिए हम इसको इस F1 से पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे रोटेट करते हैं। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी BF बॉन्ड के पैरेलल थ्रू एन एक्सिस पैरेलल टू BF बॉन्ड, इसको रोटेट करते हैं। तो फिर कितने कन्फिगरेशन बनेंगे। स्ट्रक्चर किस तरह है कि एक F ऊपर की तरफ है, एक राइट है और लेफ्ट नीचे की तरफ है। तो इस तरह रोटेट करना शुरू कर देते हैं, ये एक हो गया, और फिर 360 पर 2 कन्फिगरेशन, यानी एक दफ़ा जब 2 कन्फिगरेशन बनेंगे तो इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन होगा 180। 360 डिवाइडेड बाई 2, 360 बाई 2 इज इक्वल टू 180। 180 से जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये B अपनी जगह पर होगा, ये ऐसा है, ऐसा हो जाएगा। ये F3 इस साइड पर और F2 इस साइड पर, और F1 अपनी जगह पर है। B F1 अपनी जगह पर, और ये F2 और ये F3। बल्कि रोटेशन के बाद तो हमें ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि जब इसको रोटेट करते हैं तो ये B का ऐसा होगा ना, B ऐसा हो जाएगा B, और F1 कैसा होगा, ये F1 और ये F2 होगा और F3 ऐसा हो जाएगा। लेकिन चूँकि स्ट्रक्चर
इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है, तो इसलिए हम इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बनता तो ऐसा ही है ना। जब ऐसा रोटेट कर लेते हैं तो ये एफ ये इन्वर्ट हो जाएगा, यानी बैक साइड पहले जो इधर फ्रंट पे था वो बैक पे चला जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ये पहले बी इस तरफ था अब इन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा लिखते हैं या ऐसा, लेकिन दोनों इनडिस्टिंग, अगर ऐसा लिखते हैं फिर तो डिस्टिंग्विशेबल बनेंगे, लेकिन चूंकि अब स्ट्रक्चर तो ऐसा है, वो एफ तो सिर्फ इसी तरह एक बॉल की तरह ही होगा। तो अगर हम ऐसा लिख लें इस मॉडल की शक्ल में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी ये बी, ये एफ, एफ और एफ, ये 1, ये 2 और 3। इसको अगर 120 से रोटेट करते हैं तो स्ट्रक्चर ये 1 अपनी जगह पर और 2 इस साइड पर और 3 इस साइड पर। 120 से फिर रोटेट करते हैं तो 120 नहीं 180, फिर क्या होगा, ये 1 अपनी जगह पर हो जाएगा और 2 3 वापस इधर आ जाएगा और 2 वहाँ पर, ये 2 और ये 3, तो ये वही इनिशियल वाला है। Two configurations are formed when it is rotated through an axis in the plane of the molecule along the BF bond। इस तरह इसका मतलब क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल में एक C2B है, two-fold axis of rotations, this possesses a two-fold axis of rotation as well, और वो कहाँ पर है, वो है in the plane of the molecule along the BF bond। अब बी एफ बॉन्ड इसमें कितने हैं, बी एफ बॉन्ड इसमें 3 हैं, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, ये 2 कन्फिगरेशन बन जाएंगे, और ये F3 से पकड़कर इस तरह ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें 3 C2 हो गए हैं। ये तो हमने F1 से पकड़ लिया है, इसको रोटेट कर दिया है, इस तरह F2 से पकड़ते हैं और फिर रोटेट करते हैं, तो इसमें भी 2 कन्फिगरेशन बनेंगे। तो इसका मतलब यानी एक इसमें है, यहाँ पर C2 है, ये C2 है, in the plane of the molecule along the BF bond, parallel to BF bond। इस तरह एक C2 यहाँ से भी हो सकता है C2, और एक यहाँ से भी हो सकता है। तो अब इस मॉलिक्यूल में 3 C2 हो गए, BF3 possesses two-fold axis of rotations, that is C2, और वो कहाँ पर है, in the plane of the molecule। अब अगर ये यहाँ बोर्ड का इसका प्लेन है, यानी सारे एटम इसी बोर्ड के प्लेन में हैं, तो इस मॉलिक्यूल का प्लेन क्या है, इसी बोर्ड वाला प्लेन, ये बोर्ड वाला प्लेन इस मॉलिक्यूल का प्लेन है। तो ये लाइन ये भी इसी बोर्ड में से है, वो पहले वाला हमने यहाँ से लिया था ना, ऐसे रोटेट किया था C3, वो लाइन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो C3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, और इस केस में ये इसी प्लेन में है, इसे रोटेट करते हैं। सो दिस इज इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग BF बॉन्ड। अब चूंकि BF बॉन्ड इसमें 3 है, तो इसका मतलब इसमें टोटल 3 2-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी C2 डैश एंड C2 डबल डैश, 3 C2, और एक इसमें क्या है, एक C3 है। तो इस मॉलिक्यूल में 4 n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसमें से हायर डिग्री वाला ये C3 है, तो दिस C3 इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा होंगे वो मोर सिमेट्रिकल है। अब अगर हम सिर्फ n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंसिडर कर लेते हैं, तो वाटर और BF3 में कौन सा मोर सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि वाटर में सिर्फ एक C2 है, और इस केस में 2 C2 है और 1 C3 है, तो टोटल 4 CN हो गए, 4 n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गए, तो इसमें ज़्यादा है। सो देयरफॉर BF3 इज मोर सिमेट्रिकल एज कंपेयर टू
वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर इस BF3 में एक F को हम किसी और एटम से रिप्लेस कर लेते हैं फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल्स BF एंड Cl कर लेते हैं। एक एटम से हम अब यहाँ पर हमने एक Cl कर दिया है। तो पहले BF3 में जब हम इसको इस परपेंडिकुलर एक्सिस से रोटेट करते हैं तो 3 कन्फिगुरेशन बन जाते हैं, उसमें एक C3 है। अब जब एक Cl से रिप्लेस करते हैं फिर क्या होगा? वो C3 इसमें है या नहीं है? अब इसको रोटेट करते हैं 360 से तो कोई अनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन बन जाती है या नहीं? यानी अनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन कौन सी होनी चाहिए कि इसमें ये क्लोरीन ऊपर की तरफ हो। तो देखिए क्लोरीन तो इसमें ऊपर नहीं है ना, यहाँ पर क्लोरीन आना चाहिए, वो तो यहाँ पर है। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, फिर यहाँ पर आ गया, अब वापस समझिएगा। तो अब इस केस में जब इसको इस एक्सिस से रोटेट करते हैं, यानी इसमें BF3 में यहाँ पर एक C3 था, जब एक एटम को रिप्लेस करते हैं तो वो C3 ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब इसमें कोई अनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन नहीं बन रही है। वो बाकी दो की तरफ आते हैं, यानी इसमें BF3 में एक ये C2 है, एक यहाँ से रोटेट करते हैं C2 है, और ये C2 है, 3 C2 है। अब जब इसको एक से रोटेट कर लेते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अब ये F1 है और ये F2 है, पहले F1 से पकड़ लेते हैं, इसको रोटेट करते हैं, 180 से रोटेट करते हैं, तो फिर क्या होगा? F1 अपनी जगह पर रहेगा, ये F1 अपनी जगह पर, और ये F2 और ये Cl, और 180 से फिर रोटेट करेंगे तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो अब ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ये दोनों कन्फिगुरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है। तो इसका मतलब इसमें C2 नहीं है। इस तरह यहाँ से रोटेट करते हैं तो फिर क्या होगा? एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो F2 अपनी जगह पर होगा, ये F1 यहाँ पर और Cl नीचे। 180 से रोटेट करेंगे तो B और F2 तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन ये दो एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा Cl और यहाँ पर F1। तो अब ये दोनों भी डिस्टिंग्विशेबल है, इस केस में भी डिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन बन जाते हैं, तो इसलिए वो C2 नहीं है। इस तरह इस केस में ये भी C2 नहीं है। अगर यहाँ Cl से पकड़ लेते हैं, Cl से पकड़ लेते हैं तो फिर इसमें से दो इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन बन सकते हैं। 180 से रोटेट करते हैं तो B अपनी जगह पर और ये Cl भी अपनी जगह पर होगा, एक F2 एक साइड पर हो जाएगा और एक F1, यानी पहले F1 यहाँ पर था, अब यहाँ पर। तो अब ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन है, और 180 से फिर रोटेट करते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो 2 कन्फिगुरेशंस आर फॉर्म्ड। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में जब BF3 में से एक एटम को रिप्लेस करते हैं तो BF3 में 1 C3 है और 3 C2 है, और BF2Cl में सिर्फ C3 ख़त्म हो जाएगा, और इन 3 C2 में से एक C2 रह जाएगा, और C2 डैश और C2 डबल डैश ये दोनों भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब BF3 में सिर्फ एक n फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और वो क्या है? 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस इज लेस सिमेट्रिकल एज कम्पेयर टू BF3, यानी BF3 से जब BF3 में 4n फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस BF2Cl में 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इसमें से 3 गायब हो गए हैं। सो जब हम एक एटम को रिप्लेस करते हैं तो इसका मतलब कि इसकी सिमेट्री भी डिस्टर्ब हो जाती है। ये मोर सिमेट्रिकल है, ये ऑब्जेक्ट मोर सिमेट्रिकल है, और ये लेस सिमेट्रिकल है। इसी तरह अगर दूसरा भी रिप्लेस कर लेते हैं तो वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं, ज़रा कम्प्लेक्स, वो भी प्लेनर, चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं।